हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी पीसीएसजे या यूपी एपीओ अब कभी भी आ सकता है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो हमारे लेटेस्ट लीगल करंट अफेयर्स है, यानी कि लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर 2-3 जजमेंट्स भी हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है तो उसकी एक इम्पोर्टेंस अलग ही होती है। अब मैंने ये लीगल करंट अफेयर्स की क्लासेस लेकर काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, और अभी भी अब कंटिन्यूटी में क्लासेस रहेंगी, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का आज का पहला जजमेंट है अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया था दैट डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन कैन सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का सेक्शन 125 था, पर अब बीएनएसएस का ये सेक्शन 144 हो गया है, जिसमें बोला गया है कि कोई भी महिला या कोई भी बच्चे, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ये सेकुलर सेक्शन है, यानी कोई भी धर्म के व्यक्ति अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, अगर वो शादीशुदा है तो भी, और अगर उनको डाइवोर्स मिला है और डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस चाहते हैं तो 125 के तहत आकर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए, मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए ना हुआ क्या था, थोड़ा सा हम बैक हिस्ट्री में जाते हैं। तो एक हमारा केस आया था शाहबानो वाला, शाहबानो केस। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर शाहबानो को उसका जो हस्बैंड था उन्होंने डाइवोर्स दे दिया था। डाइवोर्स भी आई थिंक जो शाहबानो थी वो 70s या 80s की लाइन में उनकी उम्र हो रखी थी, 80-85 साल की थी या उससे कम की होंगी। तो मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था, बच्चे भी ऑलरेडी मैरिड थे। तो यहाँ पर जब उनको डाइवोर्स दिया गया तो डाइवोर्स देने के बाद शाहबानो ने मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करा, कहाँ पर, अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को मेंटेनेंस दे दिया। शाहबानो को जब मेंटेनेंस मिला तो काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी में रोष पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ कि हमारे जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वहाँ पे अगर मेंटेनेंस महिला को दिया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इद्दत टाइम पीरियड तक ही दिया जाता है। यानी कि जब हस्बैंड ने महिला को डाइवोर्स दे दिया तो उस डाइवोर्स के अगले 3 महीने तक जो इद्दत ऑब्जर्व करनी होती है महिला को, उस टाइम पीरियड तक ही आपको मेंटेनेंस दिया जाता है। परंतु इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस दे दी इद्दत पीरियड के बाद भी, कि अब हस्बैंड जो हैं, मुस्लिम हस्बैंड अपनी मुस्लिम वाइफ को मेंटेनेंस देंगे 125 के तहत। इस केस के बाद जब काफ़ी मतलब गुस्सा दिखाया गया मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, तो उस टाइम की जो सरकार थी, ये एक्चुअली केस था 1983 का। उस समय की सरकार ने 1986 में एक एक्ट लेकर आया जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। मैं पूरा नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट जहां तक है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1983 1986, ये एक्ट लेकर आए। इस एक्ट में बोला गया कि, इस एक्ट में क्या बोला गया कि अब तक जो भी कुछ बातें लिखी गई हैं, जो भी कुछ जजमेंट आया है, उन चीजों को हम सब अलग कर देंगे, सारी चीजें साइड हो जाएंगी। अब अगर मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स चाहती हैं और डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस चाहती हैं तो उनको मेंटेनेंस सिर्फ इस कानून के तहत ही मिलेगा, जो कि 1986 में बताई गई है। उसमें सेक्शन है हमारा, सेक्शन 3 में ये बातें लिखी गई हैं कि अगर मुस्लिम महिला मेंटेनेंस चाहती है तो उसको सिर्फ 1986 का जो कानून है उसके तहत ही मिलेगा, वो सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। इस कानून के आने के बाद जो नेक्स्ट जजमेंट था डैनियल लतीफी का, इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो 1986 का जो कानून था उसको बोल दिया कि ये कानून सही नहीं है, इसमें जो कुछ बातें हैं वो एंटी हमारा जो सेकुलर लॉ है उसके खिलाफ जा रहा है। और इस कानून के तहत भी, इस केस के तहत भी जो मुस्लिम महिला थी उनको भी क्या मिला, मेंटेनेंस दे दिया गया था। कहां पर, 125 के तहत। अब इस केस में क्या हुआ, जो हमारा लेटेस्ट केस है जिसका नाम है अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, इस केस में भी क्या हुआ, सेक्शन 3 ऑफ जो मुस्लिम वुमेन 1986 का कानून है और जो सेक्शन 125 या बोल सकते हैं 144 बीएनएसएस का जो कानून है, इनके बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया।
भाई ये वाला सेक्शन, ये वाला कानून कह रहा है कि इस कानून के अंतर्गत ही मेंटेनेंस दिया जाएगा और कहीं नहीं दिया जा सकता। वही बात करते हैं 125 सीआरपीसी की, जो कि बात करता था कि ये जो हमारा सेक्शन है ये एक सेकुलर लॉ है, यानी कोई भी धर्म की महिला आकर इस कानून के अंतर्गत अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब दोनों कानून में एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। अब जब मैटर अब्दुल समद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि देखिए जो हमारा 125 सीआरपीसी का कानून है, सेक्शन है, वो एक सेकुलर सेक्शन है, यानी कोई भी धर्म की लड़की महिला इस सेक्शन के अंतर्गत अपने मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। परंतु अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, तो देखिए सेक्शन 3 जो हमारे इस कानून का है वो कोई वॉइड नहीं है, शून्य नहीं है। ये कानून एक अलग बात करता है, ये कानून अलग बात करता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई मुस्लिम महिला मेंटेनेंस चाहती है, अगर कोई मुस्लिम महिला मेंटेनेंस चाहती है तो या तो वो इस कानून के अंतर्गत आके मेंटेनेंस क्लेम करे या फिर इस कानून के अंतर्गत ही आकर मेंटेनेंस क्लेम करेगी। दोनों कानून में वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, या तो सीआरपीसी में जाके मेंटेनेंस लेगी या फिर जो हमारा मुस्लिम वुमेन एक्ट है 1986 का, उसके तहत ही मेंटेनेंस क्लेम किया जाएगा। तो ये हेल्ड किया था हमारा इस वाले केस में अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में। लेटेस्ट केस है, यूपी में मेंस में हिंदू लॉ आता है, तो ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जजमेंट है हमारा श्रीनिवास राव नायक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज सिटीजन्स टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन बट इट डज नॉट परमिट देम टू कन्वर्ट अदर्स। देखिए जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है कि हर एक नागरिक का ये स्वतंत्र अधिकार है कि वो जिस धर्म को अब फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक आर्टिकल 25 में ये बात भी बताई गई है कि जो व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो करना चाहता है वो उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, यानी कि प्रमोट कर सकते हैं अपने धर्म को। अब इस फैक्ट्स को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हुआ क्या था, एक एससी कम्युनिटी के व्यक्ति को एक फोन कॉल आता है कि देखिए आपके लिए ना हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, आप इस जगह पे इस तारीख को उस जगह आ जाना, आपको हम पार्टी दे रहे हैं, यानी कि आपके समुदाय के लोगों को हम पार्टी दे रहे हैं, जितने भी एससी कम्युनिटी के लोग थे। अब जिस व्यक्ति को फोन आया वो उस जगह पहुंचा, भाई पार्टी किसको अच्छी नहीं लगती, सबको लगती है, वो भी फ्री की हो। तो अब वो व्यक्ति वहां गया, उसने वहां देखा कि वहां पे ना काफी ज्यादा संख्या में एससी कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं और एक स्टेज बना हुआ है जहां पर कुछ लोग भाषण दे रहे हैं और उस भाषण में वो लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए हमारी जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं कि जो हमारी क्रिश्चियनिटी है ये दुनिया में सबसे अच्छा धर्म है। अगर आप लोग अपना धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आते हो तो हम आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देंगे। ठीक, यानी कि वो कहीं ना कहीं लोगों को कंपेल कर रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं कि आप अपना धर्म छोड़कर, हिंदू धर्म छोड़कर हमारी क्रिश्चियनिटी धर्म में आ जाएं। अब ये बात उसको सही नहीं लगी, वो वहां से निकला और उसने एक एफआईआर लॉन्च कराई उन व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने वो एक सभा कंडक्ट कराई थी। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जब ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि देखिए सर, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसमें बुराई क्या है, अगर हम अपने धर्म के बारे में प्रचार कर रहे हैं, लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं, तो इसमें हमने गलत करा क्या। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि ठीक है, बिल्कुल आपकी सही बात है, अनुच्छेद 25 में साफ साफ बताया गया है कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है, वो जिस धर्म में जाना चाहता है जा सकता है, अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु आप जब अपने धर्म को प्रचार कर रहे हो तो प्रचार करते हुए ये आपको ध्यान में रखनी है बात है कि आप किसी और व्यक्ति को विवश नहीं करोगे, उनको लालच नहीं दोगे कि आप अपने धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में आए, हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है। आप प्रचार कर सकते हो परंतु आप किसी को लालच नहीं दे सकते। और इस वजह से यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति को किसी धर्म को छोड़ने के लिए मतलब बोल सकते हैं कि लालच नहीं दे सकते, उसको उकसा नहीं सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय था। नेक्स्ट जजमेंट हमारा एक्स वर्सेस वाई 2024 सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली देखा जाए तो ये सारे 2024 के ही जजमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस जजमेंट में हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट ए डाइवोर्स पिटीशन कैन बी फाइल्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इफ स्पाउस इग्नोर्स ए डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फॉर ओवर 1 ईयर। अब देखिए थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं इस केस में। हस्बैंड वाइफ थे,
अब हस्बैंड वाइफ ने काफी समय से साथ रह रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, 2 उनके बच्चे हो गए थे, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, वाइफ ने अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया और अपने मायके जाके रहने लगी। तो ऑब्वियसली ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि बस अपनी मर्जी से गई है, कुछ ना कुछ बात हुई होगी। तो हस्बैंड ने भी मनाने की काफ़ी कोशिश करी, वाइफ नहीं मानी। फिर हस्बैंड ने अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों की मदद ली, वाइफ जब भी नहीं मानी। तो हस्बैंड जब काफ़ी मतलब प्रयास करा और प्रयास करने के बावजूद वाइफ घर नहीं आई, तो हस्बैंड ने एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में मूव कर दी। यानी कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने एप्लीकेशन मूव करी किस चीज़ की, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। यानी कि अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को छोड़कर बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड्स की वजह से छोड़ देती है, यानी कोई पर्याप्त कारण नहीं है, आपने दूसरी पार्टी को छोड़ दिया, यानी वाइफ ने हस्बैंड या हस्बैंड ने वाइफ को बिना पर्याप्त कारण के छोड़ दिया, तो ऐसे में दूसरी पार्टी जिस व्यक्ति को छोड़ा है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है कि सामने वाली पार्टी को मेरे पास वापस भेजा जाए, रेस्टिट्यूट किया जाए। अब यहां पर जब वाइफ हस्बैंड को ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री मिल गई तो ये वाइफ को आना चाहिए था। अब हुआ क्या कि वाइफ 2 साल बीत चुके, 2 साल बीत गए और वाइफ अपने हस्बैंड के घर वापस नहीं आई। तो बाद में क्या हुआ, हस्बैंड ने सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की सहायता ली और एक पेटिशन फाइल करी कि मुझे अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए, मुझे अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी प्रयास कर लिया, वाइफ उसके बाद भी मेरे साथ नहीं आ रही, मैंने कोर्ट की मदद ली, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री ली, तो भी वाइफ मेरे पास नहीं आ रही और इस वजह से मुझे एक मेंटली क्रुएल्टी हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूँ, इस वजह से अब मुझे डाइवोर्स चाहिए। ठीक, बाद में जब केस पहुंचा तो वाइफ आई, वाइफ ने बोला कि देखिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मैंने जो अपना घर छोड़ा था, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कारण नहीं थे, मेरे पास कारण थे कि मेरा हस्बैंड और मेरे इन लॉज जो थे मुझे काफ़ी परेशान करते थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है आपकी ये बात सही है, परंतु अब इन्होंने जो एप्लीकेशन सेक्शन 13 में लगाई है वो भी इसलिए लगाई कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री मिलने के बाद 1 साल बीत गया है, और भाई बीता तो 2 साल थे, परंतु हमारे जो लॉ में है उसमें 1 साल अगर बीत जाए और वाइफ वापस या हस्बैंड वापस नहीं आते तो अब सामने वाली पार्टी के पास ये अधिकार हो जाता है कि वो आपसे अब तलाक ले सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है आपकी वो बात कि आपने जो घर छोड़ा उसके पीछे एक कारण था, परंतु हमने एक RCR या रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स की एक डिक्री पास करी थी, अब आप 1 साल के अंतर्गत अपने हस्बैंड के साथ जाकर नहीं रहे हो तो अब हस्बैंड के पास राइट है कि आपसे वो एक तलाक ले सकें। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्स वर्सेस वाई के केस में हस्बैंड को तलाक की पिटीशन फाइल करवा, मतलब तलाक दे दिया था, ग्रांट कर दिया था। थर्ड केस हमारा योगेश गोयनका वर्सेस गोविंद एंड अदर्स। The Supreme Court held that doctrine of lis pendens does not prevent a property purchaser from seeking impediment in the suit concerning that property। देखिए इस केस में हुआ क्या है, किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना कोई वाद चल रहा था एक ही फैमिली में, यानी कि मान लो 2 ब्रदर्स में, 2 भाइयों में एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद चल रहा था, ठीक है। अब वाद चलते हुए हमारे पास एक धारा है सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि बात करता है लीज पेंडेंस की, जो कि बात करता है लीज पेंडेंस की। अब देखिए लीज पेंडेंसी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कोई भी संपत्ति से रिलेटेड वाद चल रहा है और वो वाद अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ, यानी कोर्ट में अभी भी कार्यवाही चल रही है, तो उस दौरान अगर कोई भी पार्टी, चाहे ए वर्सेस बी का ये मुकदमा था, ये केस था, डिस्प्यूट था, अगर इन दोनों में से कोई भी एक पार्टी वाद के चलते दौरान भी इस संपत्ति को, यानी कि इस संपत्ति का कोई भी एक भाग किसी थर्ड पार्टी को बेच दे, तो वो जो बेचना हुआ वो बिल्कुल सही माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। परंतु ये जो संपत्ति आपने बेची है, ये जो संपत्ति आपने बेची है किसी थर्ड व्यक्ति को, वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, परंतु इस ऑर्डर को, इस संपत्ति को बेचने के बाद कोर्ट का जो भी ऑर्डर आता है इस वाद में, तो वो ऑर्डर इस व्यक्ति के लिए भी बाध्य होगा। सपोज करो ये जो था, ये जो प्रॉपर्टी थी, ये ए नाम के व्यक्ति ने, ए पार्टी था, ए नाम के व्यक्ति ने अपनी कुछ संपत्ति जो उसके पास थी जिस पर वाद चल रहा था, वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दी, वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दी,
ठीक है। अब लीज पेंडेंस के अकॉर्डिंग क्या है, लीज पेंडेंस के अकॉर्डिंग मतलब ये हुआ कि ए ने जो प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को बेची वो बिल्कुल सही है, परंतु बाद में भविष्य में जो भी कोई कोर्ट का ऑर्डर या डिक्री आता है तो वो इस थर्ड पार्टी पे भी बाध्य होगा। लेट सपोज कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये जो प्रॉपर्टी ए की है वो प्रॉपर्टी ए की है ही नहीं, सारी प्रॉपर्टी बी की है। तो अब क्या हुआ, ए ने तो प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को बेच दी, तो अब ये थर्ड पार्टी से प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। लीज पेंडेंसी का मतलब ये होता है। ठीक है, आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, दूसरा थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी अपने पास रखा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु ऑर्डर भविष्य में कोर्ट का जो भी आएगा उस ऑर्डर के लिए थर्ड पार्टी भी बाध्य होगा। अब ऐसी हुआ इस केस में ए वर्सेस बी हो रहा था, यानी संपत्ति से रिलेटेड मैटर था। ए ने अपनी प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को बेच दी। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ, थर्ड पार्टी को यह बात ऑलरेडी पता थी कि जो संपत्ति मैं खरीद रहा हूं इस संपत्ति पे वाद है, कोर्ट में न्यायालय में केस चल रहा है। परंतु कुछ समय बाद थर्ड पार्टी को यह पता चला कि ए और बी ने आपस में क्या कर ली, समझौता कर लिया, कोल्यूजन कर लिया। आपस में क्या कर लिया, कोल्यूजन कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी ने क्या कर लिया, आपस में समझौता। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हमने, यानी ए पार्टी ने जो थर्ड पार्टी को संपत्ति बेची थी, ठीक है, तो ए ने क्या करा, अब बी के साथ समझौता कर लिया कि भैया, मतलब दो भाई थे, तो ए ने बोला भैया, मेरे बड़े भैया ऐसा करते हैं, मैं अपने केस को ना जानबूझ के हार जाता हूं, मैं अच्छे से नहीं लड़ूंगा। इससे क्या होगा, कोर्ट का जो डिक्री आएगी ना, कोर्ट की जो डिक्री आएगी वो आएगी बी के फेवर में कि ये जो सारी संपत्ति है वो बी की है, तो जब आपको संपत्ति मिल जाएगी तो उसमें से कुछ हिस्सा आप मुझे दे देना। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो ये कोर्ट का डिक्री आई थी बी के फेवर में, और ये जो संपत्ति थर्ड पार्टी को दी गई थी, तो कोर्ट इस थर्ड पार्टी से संपत्ति किसको दे देगी, एक बी को, क्योंकि लीज पेंडेंसी का कंसेप्ट चल रहा था। तो अब ये बात पता चली थी थर्ड पार्टी को कि भाई ए और बी ने अपने आप में समझौता कर लिया है। तो अब क्या हुआ था, अब इस थर्ड पार्टी ने निचली अदालत में एक एप्लीकेशन मूव करी कि सर, दोनों पार्टी ने मिलकर समझौता कर लिया है, परंतु मैंने तो संपत्ति खरीद ली है, और अब ये अगर मैं इस केस में, इस वाद में पार्टी नहीं बनता तो ये संपत्ति मेरे हाथ से चली जाएगी, तो कृपया करके मुझे भी इस सूट में, इस वाद में पार्टी बनाया जाए। निचली अदालत ने मना कर दिया कि नहीं, आपका तो कोई अधिकार ही नहीं है, वाद जो है दो भाइयों के बीच में है, आप कौन हो, आपका कोई भी अधिकार नहीं है, तो हम आपको क्या नहीं बनाते, इसमें पार्टी नहीं बनाते। मैटर पहुंचा कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए, जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति एप्लीकेशन लेकर आता है कि मुझे इस वाद में पार्टी बनाया जाए, ये जरूरी नहीं है कि अगर उसका हित अफेक्ट नहीं हो रहा तो उसको पार्टी नहीं बनाया जाएगा। अगर ये पार्टी एक नेसेसरी पार्टी है या प्रॉपर पार्टी है और इसके अतिरिक्त उसका कोई भी हित इस संपत्ति पे है, अगर उसको पार्टी नहीं बनाया जाता तो उसका हित प्रभावित होगा, ये जरूरी है। अगर उसका हित प्रभावित हो रहा है तो हम इस पार्टी को, यानी कि इस थर्ड पार्टी को हम वाद में पार्टी बना सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति को अलाउ कर दिया था कि आपका पूरा अधिकार है कि आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में केस में पार्टी बन सकते हैं। नेक्स्ट केस है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। The Kerala High Court ruled that a woman's partner in live-in relationship cannot be prosecuted for the offense of cruelty under section 490 capital A of IPC। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है ना, काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। कहीं कहीं कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में जो पार्टी है काफी लंबे समय से इकट्ठे रह रहे हैं और समाज को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऐसे चीजों में क्या होता है, हम लिव इन रिलेशनशिप में जो पार्टीज रह रही है हम उनको हस्बैंड और वाइफ की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब इस केस में हुआ क्या है, दो व्यक्ति थे, हस्बैंड लड़का और लड़की, जो कि 6-7 महीने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते उनके बीच में अनबन होनी स्टार्ट हो गई। अब 6-7 महीने सब साथ रहे, परंतु बाद में उनका ब्रेकअप हो गया और वो अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। अब लड़की ने कहा कि ठीक है, आप सेपरेट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं आपको सबक सिखाती हूँ। लड़की ने इस पे केस फाइल किया 498 कैपिटल ए का, यानी कि क्रुएलिटी का केस फाइल कर दिया कि मैं जब इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो इसने मेरे साथ काफी लंबे समय से क्रुएलिटी करी। अब मैटर निचली अदालत ने, यानी कि जो केरला की निचली अदालत थी, उन्होंने
जो लड़का था उसको क्रुएल्टी के लिए सजा भी सुना दी। अब ये लड़का पहुंचा केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए, जो ये क्रुएल्टी का कंसेप्ट है ना, या तो ये उस व्यक्ति पर लगेगा जो कि जिस लड़की के विरुद्ध हुआ है, या तो वो लड़का उसका हस्बैंड हो। भाई लड़की के विरुद्ध क्रुएल्टी हुई तो जिसने करी या तो वो उसका हस्बैंड हो या वो हस्बैंड के रिश्तेदार हो। परंतु इस केस में जो पार्टीज हैं वो हैं लिव इन रिलेशनशिप में। और अगर हम लिव इन रिलेशनशिप में जो अलग अलग हाई कोर्ट्स के जजमेंट है, जब इनको हम हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करते तो उसकी शर्त यह है कि वो काफी लंबे समय से इकट्ठे रह रहे हैं और समाज में इस तरीके से दिखा रहे हैं कि वो हस्बैंड वाइफ है। परंतु इस केस में क्या था कि वो लंबे समय से नहीं रह रहे थे, उनको सिर्फ 5 से 6 महीने हुए थे और ना ही उन्होंने समाज में ऐसा कुछ दिखाया कि हम हस्बैंड और वाइफ की तरह ही रह रहे हैं। तो इस केस में केरल हाई कोर्ट ने उस लड़के को एक रिलीफ दी और इस केस को सेट असाइड किया जो कि क्रुएल्टी के लिए लड़की ने दायर किया था। तो ये कुछ जजमेंट्स थे। आई होप ये जजमेंट्स आपको थोड़े सही लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के लिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। धन्यवाद।